नमस्कार साथियों। कल अपन ने पहली क्लास देख ली है जिसमें अपन ने जो पॉलिटी के बेसिक समझ जो होती है, गुड मॉर्निंग देवेंद्र, जो पॉलिटी की बेसिक समझ होती है, जो शब्दावलियां बार बार आती हैं, अपन ने उनको एक बार क्लियर कर लिया है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आएंगी और वो बेसिक समझ है। अगर आपको उन चीज़ों की समझ है, नमस्कार दिव्या, तो अगर आपको उन चीज़ों की समझ है तो आप निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब पूरे संविधान में जो मैंने चीज़ें कल बताई हैं छोटी छोटी, अगर जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वो चीज़ें अब आपको बार बार रिपीटेशन में आएंगी और कहीं ना कहीं वो शब्द आपको हर बार मिल जाएंगे। तो आप उनसे एक बार वो क्लियर हो गए तो आप उनसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलो ओके, हाँ ठीक है ना। चलो अपन शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान जो है वो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है। तो कल अपन ने समझ लिया क्या होता है संविधान। तो संविधान जो है, हाँ, वो उसमें एक पुस्तक है या एक संग्रह है जिसमें निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं जो हमको डू एंड डोंट्स बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। राधे राधे प्रिया, साक्षी, बहुत बढ़िया। प्री वाले सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो है ना, बहुत कैसा रहा प्री, सब लोगों का बढ़िया था? ठीक है, देखो अगर किसी का थोड़ा ऊपर नीचे भी रहा हो प्री तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार मेंस अच्छे से पढ़ लिया बेटा तो आपको कभी भी प्री मेंस कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। और जो मेंस है ना वो अपना आधार है, ठीक है, तो उसमें आपको पूरी मेंस की तैयारी में प्री पूरा क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यही सब चीज़ें तो पूछते हैं। ठीक है, कैसे राज ने पॉलिटिक्स में अंतर अपन कल पढ़ चुके हैं, तो जो चीज़ें अपन मेंस में पढ़ेंगे ना वही चीज़ें तो आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और प्रीलिम्स में वही आती हैं। तो ध्यान रखना, अगर मेंस की तैयारी एक बार अच्छी हो गई तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। अगर किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो टेंशन मत लेना, बहुत शिद्दत से हम 2-3 महीने मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके सारे जो है थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। फिर उसके बाद जब आप फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो जो है बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है, बस ये होप बना के रखनी है कि सही होगा। हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का परिणाम जो है जरूर निकलेगा। ठीक है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की जो एक कविता है बहुत प्रचलित में रहती है, तुमको पता होगा। ठीक है, बता देता हूँ एक बार थोड़ा मोटिवेशन के लिए ना, कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। तो ये जो है अपने जो दिनकर जी हैं वो पूछते हैं रश्मि रथी में कि ये कौन कौन हुए हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ और नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। तो इसमें बताते भी हैं, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। मतलब समझ रहे, आराम नहीं करना है अपने को, विघ्न आए परेशानी आए आएंगी। ठीक है, तो अपने को उन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मोटिवेशन के तौर पर लेकर हमको उनको अपना सीढ़ी बना के उनके ऊपर से चढ़ना है। चलो ठीक है ना, तो बिल्कुल भी कोई परेशानी आए तो अपने को बता देना, अपन उसको निपटा लेंगे, है ना। चलो ठीक, निरंतर चलना है। हाँ प्रिया, चलो ठीक है। हाँ, तो भारतीय संविधान कल की क्लास, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल की क्लास जरूर सब लोग देख लेना, उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो अपनी क्लियर है। ठीक, चलो अब आते हैं भारतीय संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो भारतीय संविधान नियमों की सिद्धांतों की एक पुस्तिका है, एक संग्रह है, जिसमें सरकार को, नागरिकों को, जो भी देश में रहता है, जो व्यवस्था है उसको कैसे चलना चाहिए, उसको क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, सारा संग्रह हमको एक पुस्तक में देखने को मिलता है। हम उस पुस्तक को क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक, चलो तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, चलो, और कोई बच्चा इंग्लिश वाला हो तो भी अगर कोई शब्दावली समझ में नहीं आ रही हो तो भी बता देना, अपन उसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। ठीक, चलो, है ना। उसके बाद देखो हमको संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे हम हमारे लिए बात करते हैं कि हमको अच्छे से पढ़ना है,
तो हम अपने लिए एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमको कब उठना है, कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, कितनी देर का ब्रेक लेना है, कितनी देर आराम करना है, कितनी देर दोस्तों से मिलना है, घूमना फिरना है, सारी चीज़ें। तो आप देखा होगा कि जब हम एक शेड्यूल से काम करते हैं तो काम जो है प्रॉपर होता है, ठीक है। उसमें हमको रिग्रेट नहीं रहता बाद में कि हाँ दिव्या, इंग्लिश में तुम हो, अगर कोई दिक्कत आए तो बेटा पूछते रहना, अपन उसको क्लियर कर लेंगे, है ना। ठीक, कोशिश करेंगे कि तुम्हारे साथ भी न्याय करें, मतलब तुमको भी ऐसा न लगे कि तुम इधर अल्पसंख्यक हो, है ना। ठीक है, तो है ना, बताते रहना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपन जितना बनेगा उतना कर लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, तो आप जब अपना एक बहुत अच्छे से शेड्यूल बना के तैयारी करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आप गलतियां कम से कम होंगी और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करेंगे। तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य हमारे संविधान में दिया गया है कि जो आप अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे कि हमको हमारे संविधान को, संविधान के माध्यम से हमारे देश को कैसा बनाना है, वो सारे गोल्स हमको हमारी उद्देशिका में दिए गए हैं। तो उन गोल्स की प्राप्ति करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी संविधान की, उस संविधान के माध्यम से चलने की। ठीक, समझ गए। चलो, तो आवश्यकता क्या है। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि स्वतंत्र भारत, चूंकि हम देखते हैं कि हमारा लंबे समय से जो है, अगर हम जो है 11वीं 12वीं सदी से देखें तो सल्तनत काल, मुगल काल, फिर अंग्रेज, तो कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की मूल चीज़ें थी उनको छोड़कर हम जो है अंग्रेज, मुगल और सल्तनत काल में हम देखते हैं कि हमारा जो अपना स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं खो गया था। तो हमको वापस से अपने उस स्ट्रक्चर, हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुरूप हमारे शासन को चलाने के लिए हमको एक जो है विधिक दस्तावेज की जरूरत थी, इसलिए हमने संविधान को बनाया। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के लिए एक शासन प्रणाली का अगर हमको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, संविधान की। तो देखो, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में एक पिक्चर बने, ठीक है। मैं आपको यहाँ बहुत कम चीजें याद करवाने पे फोकस करूंगा, सबसे ज्यादा फोकस ये रहेगा कि आपको उस चीज की समझ बने, आपके दिमाग में पिक्चराइज हो कि ये चीजें क्या कहना चाहती हैं, क्यों है ये चीजें, ठीक है। मतलब कि आप उसके मूल क्रक्स को समझ सकें। ठीक, चलो, तो शासन प्रणाली को डिफाइन करना है तो हमको संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। फिर कानून के शासन, ठीक है, तो कानून के शासन की जब स्थापना करनी होगी हमको, ठीक है, तो तब हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कानून पूरा एक व्यवस्थित रूप से हो, उसको संविधान कहते हैं, तो उस संविधान में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता। एकता मतलब लोगों के बीच में एकता बनाए रखना, सभी देशवासियों को एक जैसा समझे, अपने समान समझे। अखंडता मतलब जो भौगोलिक, भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है वो एक साथ बना रहे, उसके लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी आवश्यकता में, ये उसकी नेसेसिटी में आ जाएगा। नागरिक अधिकारों की रक्षा। अब देखो, अभी वर्तमान के युग में सबसे जरूरी दुनिया में एक चीज है, वो है नागरिकों के अधिकार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जिसको जरूरत है वो है नागरिकों के अधिकार। तो नागरिकों के अधिकार प्रोटेक्ट कब होंगे, जब संविधान बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में नागरिकों के अधिकारों की कितनी अवहेलना होती थी, उनके अधिकारों का बहुत ज्यादा वायलेशन होता था, इसलिए हमने संविधान की परिकल्पना की ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो जाए। और जब चूंकि आप अधिकार प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कर्तव्यों को भी अच्छे से निभाएं। तो कर्तव्यों की भी डेफिनेशन जो है कहाँ मिलेगी आपको, संविधान में मिलेगी, वो भी आपकी एक आवश्यकता है संविधान की। फिर शासन, सरकार, उसके जो कार्य हैं, वो नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, उन सबको स्पष्ट करने के लिए हमको एक जगह पे चीजें चाहिए होती है, इसलिए हमने संविधान का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद आता है राज व्यवस्था जो है, हमने पढ़ा था कि हमारी जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, उसके जो तीनों अंग हैं। तो किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में जब एक शासन व्यवस्था चलती है तो उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बाद में बहुत सारे अंग जो है जुड़ते गए, हम बहुत सारे जो कार्य होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको इनका नाम दे देते हैं, उनकी संज्ञा दे देते हैं। 3 मुख्य कौन कौन से हैं, एक तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो विधायिका है, और न्यायपालिका है, ठीक। तो ये तीनों चीजें जो है ये मूल है। जैसे हम सिविल सोसाइटी या प्रेस है, प्रेस जो है उसको हम चौथा स्तंभ कह देते हैं, सिविल सोसाइटी को 5वां स्तंभ कह देते हैं। तो उसमें मूल कौन से आधार हैं, 3। कौन कौन से, कार्यपालिका है,
विधायिका है और न्यायपालिका है। ठीक, तो ये तीनों चीजें जो है उसकी राज्य व्यवस्था की मूल है। तो ये 3 अंग हैं। ठीक, अगर चौथा बात करें हम तो कौन सा आ जाएगा? प्रेस। ठीक है, जो न्यूज़पेपर, जो हमारी न्यूज़ चैनल, सारी चीजें। और 5वां आ जाएगा जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है, वो वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये इसको हम 5वां स्तंभ कह देते हैं। ठीक, लेकिन मूल कितने? 3। चल, ठीक है। तो उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके कौन कौन से ये तीनों जो अंग हैं वो कौन कौन से कार्य करेंगे, उनके बारे में, उनके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, किन अधिकारों का वो वहन करेंगे, ये सब व्याख्या आपको कहाँ मिलेगी? ये सब व्याख्या आपको संविधान में मिलेगी। ठीक, चलो। तो जो हमारा संविधान है, अगर उसको हम कंक्लूड करें तो वो एक आईना है। ठीक है, जिसमें उस देश का भूत, मतलब जो पहले हो चुका है, पास्ट, वो दिखेगा, वर्तमान दिखेगा जो प्रेजेंट है वो, और कैसा उसका भविष्य होगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसका संविधान, उसके बारे में जो पता चलेगा वो कहाँ से पता चलेगा? वो हमें उसके संविधान से ही पता चलेगा। आप अपनी प्रस्तावना उद्देशिका को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे लक्ष्य क्या है, हम हमारे देश को कैसा बनाना चाहते हैं, नागरिकों को क्या क्या अधिकार देना चाहते हैं। ठीक है, उनके बीच में कैसी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लेके आना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये अपनी आवश्यकता थी। देखो, ये चीजें हो सकता है कि डायरेक्ट कहीं नहीं आए, लेकिन ये आपकी समझ को बढ़ाने में मदद करेगी। जो बाकी चीजें जब आप समझेंगे, याद करेंगे, तब आपको ये चीजें बेस का काम करेंगी। तो आज अपन थोड़े से बेस की बात करेंगे, बाकी कल से अपने टू द पॉइंट जो अपने सिलेबस में लिखा है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो, है ना। लेकिन ये चीजें ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उन चीजों को समझने के लिए पहले कुछ सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, तो वो सीढ़ी ये है ना। चलो, ठीक है। अब देखो, संविधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बनाया, आवश्यकता क्यों थी, समझ लिया, और संविधान क्या कार्य करता है। तो देखो, पहले हम देखेंगे उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या है उसके उद्देश्य? सबसे पहले राज्य के शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो हमने देखा था, कल की क्लास जिनने देखी होगी उनको पता होगा कि शासन के स्वरूप की 2 प्रकार से बात की थी। वैसे बहुत सारे स्वरूप होते हैं, लेकिन अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है उसमें 2 प्रकार का, एक तो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, जो भारत में, ब्रिटेन में चलती है, और एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है जिसको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यक्षीय। ठीक है, तो जिसमें ब्रिटेन इसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब संसद के माध्यम से कानून बनेंगे, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है उसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं, जैसा कि अमेरिका में होता है। ठीक, चलो, तो ये शासन के स्वरूप, तो हमने कौन सा शासन का स्वरूप डिफाइन किया? संसदीय शासन का स्वरूप डिफाइन किया। ठीक, उसके बाद सरकार के अंगों का सृजन। तो सरकार के अंगों का सृजन हमने अभी देखा, सरकार के कौन कौन से अंग है? 3 प्रमुख अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का सृजन करना है, इनको बनाना है, तो कहां से बनेंगे? संविधान से। तो ये उद्देश्य है ना। ठीक है, फिर वही है कि सरकार के अंगों का सृजन हो गया, उसके बाद सरकार के जो अंग है उनका संगठन किन किन चीजों से मिलकर बनेगा। जैसे हमारी संसद का संगठन है, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना है, और वहां के सदस्य जो है अपने लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो विभिन्न राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से आते हैं। ठीक, उनकी शक्ति और उनके कार्यों का विवरण कहाँ हमको इस उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलो, नागरिकों के अधिकारों, तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो कहाँ मिलेगी? वो संविधान में मिलेगी। ठीक, चलो, शासक, जो हमारा शासक वर्ग है, तो आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में अब जो शासक हैं वो राजा, तानाशाह या कुलीन धार्मिक नेता ये नहीं बचे हैं। ये कौन है अब शासक? हमारी सरकार है। मतलब कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से खुद नागरिक ही अपना शासन करते हैं। ठीक है, तो शासक और शासित के मध्य जो संबंध बनाने हैं कि उनके बीच में कैसे संबंध रहेंगे। जैसे स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ डायरेक्ट है, मतलब अगर कोई कानून बनना है, सरकार कोई निर्णय लेगी, तो उसमें नागरिकों की सीधी प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे हम डायरेक्ट संसद में या विधानसभा में जाके नहीं बैठते हैं, हमारे विधायक, सांसद वो जाके निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं।
हम 5 साल के अंतर में उनको हर बार चुनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये उसके उद्देश्य हो गए। अब अगर हम संविधान के कार्यों की बात करें कि संविधान क्या कार्य करता है, तो संविधान क्या कार्य करता है, जिस उद्देश्य के लिए, जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संविधान को बनाया गया है, वही वर्क या कार्य कौन करेगा, संविधान। क्या कार्य करेगा, सबसे पहले ये अगर ब्लर दिख रहा हो किसी को तो मैं इसकी फिर से पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, है ना। चलो, सरकार के उद्देश्य, सरकार किस उद्देश्य से काम करेगी उसके बारे में बताया गया है, उसका स्वरूप क्या है आदि को स्पष्ट करने का कार्य कौन करेगा, संविधान करेगा। ठीक, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, वही शासन की संरचना कैसी होगी, ठीक है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा उसके बारे में। ठीक, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता, वही ये काम कौन करता है, ये काम मूलतः संविधान का ही है। और संविधान भारत की अगर बात करें तो भारत में ये काम संविधान किसको सौंपता है, तो सरकार अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये काम सौंपा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। तो हम देखते हैं कि रिट लगाना, रिट का जो अधिकार है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, अधिकार परीक्षा, ये वाले जितने भी रिट है हमारी 5 प्रकार की, उन सब के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है ना। चलो, इसके बाद एक आदर्श शासन प्रणाली, हमको चूंकि भारत की जब उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हम एक भारत को आदर्श शासन प्रणाली के रूप में बदलना चाहते हैं कि भाई हम संविधान के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें नागरिकों में संपूर्ण समता का भाव आए, संपूर्ण स्वतंत्रता मिले और बंधुत्व का भाव रहे। इसी के साथ हम एक आदर्श शासन प्रणाली बनाना चाहते हैं हमारे देश को। और नागरिक, जो नागरिक है, नागरिक मतलब ऐसे नहीं नागरिक जो असक्रिय रहते हो, उनको अपने राष्ट्र और अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति चेतना ही ना रहे, तो ऐसे नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं जो अपनी संस्कृति, समाज, देश, राष्ट्र के प्रति सचेत रहें और एक जो है सक्रिय नागरिक समाज के रूप में तब्दील हो सके। इनका निर्माण हम अपने संविधान के माध्यम से करना चाहते हैं। और अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है किसी भी देश के संविधान का। अब हम चूंकि बहुत सारे देशों में अगर देखेंगे तो वहां अल्पसंख्यकों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों हम देखते हैं कि जैसे जेनोसाइड जो हुए हैं, अगर हम जर्मनी में बात करें हिटलर के समय, मुसोलिनी के समय इटली में बात करें, या हमारे जब भारत पाकिस्तान विभाजन की बात करें तब अल्पसंख्यकों, चाहे उधर के दौर में हिंदुओं का हो या इस साइड मुसलमानों का हो, तो अल्पसंख्यकों की रक्षा करना एक बहुत मतलब टफ काम हो गया था। तो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का, अल्पसंख्यक में ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक आते हैं, उसमें भाषाई भी आ जाते हैं, ठीक है, और जो अन्य जैसे एलजीबीटी वाला वर्ग है वो भी एक अल्पसंख्यक में आता है। तो ऐसे लोग, उनके अधिकारों की रक्षा करना एक संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो ये कार्य समझ गए होंगे। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, आवश्यकता देख ली, क्यों बना संविधान, उसके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, और संविधान क्या क्या कार्य करेगा। ठीक, चलो, तो ये बेसिक था बिल्कुल, है ना। अब अपन भारतीय संविधान के निर्माण की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्या प्रक्रिया रही, क्या केवल जो हमारी संविधान सभा बनी थी क्या उसी ने संविधान को बनाया, या हम कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस थे, या उससे पहले मुगलों का शासन था, सल्तनत काल थी, उससे पहले हम देखें हमारे जो महान साम्राज्य रहे, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, या हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी, या सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब से हमारे संविधान का जो है विकास निरंतर हो रहा है। तो अगर हम संविधान के निर्माण की बात करें, उसके फॉर्मेशन की बात करें, तो हमको सबसे पहले समझना होगा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखने जाएंगे, अगर संविधान का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें जो है संविधान का जो है सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें भी मिलेंगी, ठीक है, और उसका वैदिक एरा का समय भी मिलेगा, और उसके बाद आपको जो हमारे छोटे छोटे साम्राज्य हैं, ठीक है, जैसे कुषाण हो गए, या जो भी सल्तनत, मुगल, अंग्रेज, सबका कुछ ना कुछ विकास का जो क्रम में हमारे देश को जो दिया है, हमारे देश का जिस तरह से विकास हुआ है, वो सारी चीजें हमको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, तो ऐतिहासिक अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें तो हमको, आप जब भी संविधान का अच्छे से अध्ययन करें या करेंगे अपन साथ में,
तब आपको देखने को मिलेगा कि इसमें संविधान में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो चीजें थी वो भी आपको उसके तत्व उसमें मिलेंगे। ठीक है, वैदिक समय में जो सभा, समिति, विदत और जन, ठीक है, जन मतलब पूरे उसको जो कबीला रहता था उसको जन कहते थे। तो सभा, हम सभा के रूप में, अब देखो प्री में हमने सभा पढ़ी थी, तो उस सभा की हम तुलना राज्यसभा से करते थे। समिति की तुलना हम कैसे करते थे? समिति की तुलना जो है हम लोकसभा से करते थे। जो विदत है उसकी तुलना हम संसद से करते थे। जन है, ये कबीले होते थे छोटे छोटे, इसके प्रमुख को राजन या जो शासन करता था उसको राजन कहा जाता था। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है? आज हमारे संविधान में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम उस समय के वैदिक इरा से भी प्रभावित हैं। ठीक है, चलो फिर आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में जो जनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें एक दूसरे में कैसा संबंध था, नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार थे, राजा क्या क्या काम करता था, वो सारी चीजें आज हम कहीं ना कहीं उसके, अगर वो वैसा के वैसा नहीं भी मिला तो भी उसकी कहीं ना कहीं जो मूल आत्मा है उसके विचार को हम अपने संविधान में संजोकर लेकर आए हैं। ठीक, मौर्य साम्राज्य हो गया, ठीक है, जैसे कौटिल्य ने बहुत सारी चीजें बताई हैं तो वो भी हमारे इसमें मिलेंगी आपको। गुप्तों के समय, ठीक है, वो भी मिलेगा आपको। चोल साम्राज्य, अब चोल साम्राज्य जो है अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो वहां की जो पंचायत व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं आज से भी, जो आज हमारी पंचायत व्यवस्था है उससे भी आधुनिक था वहां का स्थानीय स्वशासन। तो उस स्थानीय स्वशासन को भी हम अपने संविधान में कोशिश की है अपन ने लेके आने की। ठीक, सल्तनत काल हो गया, ठीक है, मुगल काल हो गया, ब्रिटिश शासन हो गए। तो ये उसके बाद हमारी जो संविधान सभा बनी, ठीक है, तो फाइनल संविधान सभा ने इन सब चीजों को जो है इंक्लूड किया भारतीय संविधान में। तो चूंकि देखो अब ब्रिटिश शासन से हम अपने आप को ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए मानते हैं कि ये उस समय में हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, और जो एक आधुनिक संविधान का रूप आ चुका था उस समय तक, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भारत में अपने चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम और इनके माध्यम से भारत में संविधान के विकास को जो है मजबूती प्रदान करते हैं। तो उन सब चीजों के कारण हम कहते हैं कि हमारा संविधान जो है ब्रिटिश शासन से इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर हम उसको ओरिजिनल रूप से देखें तो हमारा संविधान जो है इन सब चीजों से, जो भारत की संस्कृति सभ्यता रही है, उन सब चीजों से भी उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना कि हम आज ब्रिटिश शासन से मानते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें सीधी ली गई हैं, लेकिन हमारे संविधान की, जैसा डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है केवल एक दिन में नहीं बना है, या जो 2 साल हम पढ़ते हैं, 2 साल 2.5 साल जो समय पढ़ते हैं, 2 साल 11 माह वाला, तो उसमें केवल संविधान नहीं बना है। हमारा संविधान तो तब से ही बना आ रहा है। हम देखते हैं कि जो गणतंत्र की व्यवस्था है कितनी आधुनिक परिभाषा है उसकी, लेकिन वो हमारे संविधान में कितनी पुरानी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम आज का, जब भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत नहीं बना, या वास्को डी गामा ने जब भारत को खोजा तब भारत मिला नहीं दुनिया को। भारत की एक अपनी विशाल संस्कृति, जो परंपरा है वो रही है। ठीक है, तो हमको उस गौरव के साथ अपने संविधान को पढ़ना है। ठीक, तो ये सारी चीजों का जो निचोड़ है हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हमको अपने संविधान में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अब हम, अगर हमारे ये वाली चीजें तो हमने अपने संविधान में उसकी हमारी संस्कृति, सभ्यता और मूल आत्मा के रूप में ली है, लेकिन अगर हम अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की देखें कि जहां से डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो वहां से हमको ब्रिटिश शासन का मिलता है। जब उन्होंने भारत में, जब कंपनी का शासन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब से, और 1857 की क्रांति के बाद जब शासन का, भारतीय शासन का भार जो है वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज महारानी के तहत चला गया, उसके बाद भारत के संविधान में क्या क्या विकास हुए उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है ये वाली चीज आपको थोड़ी बोरिंग लगे, क्योंकि इससे अब क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ठीक है, और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, चार्टर एक्ट वगैरह, और मैक्सिमम बच्चों को मैंने जहां तक देखा उनको बोरिंग लगता है। लेकिन मैं अपन इधर पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या था, हम केवल उसको 2 नंबर के हिसाब से तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण टॉपिक दिया है, तो उसमें उसका ऐतिहासिक विकास है वो भी आ जाता है। तो आपको ये बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है,
अपन सारे भी नहीं पढ़ेंगे, केवल जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं, केवल उन्हीं को 2 नंबर में या 7 नंबर के हिसाब से एक, मतलब 7 नंबर के हिसाब से तो बहुत कम है जो जिनकी संभावना है, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से जिनकी संभावना है अपन उनको पढ़ लेंगे। ठीक, चलो तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतीय संविधान का विकास हुआ। जब कंपनी आई और ताज का शासन रहा, तब भारत में जो है चार्टर एक्ट वगैरह आए, उनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ। फिर स्वतंत्रता के दौर में अब ऐसा नहीं था कि जो है ब्रिटिश शासन ही पूरा पूरा वो कर रहा था कि चार्टर एक्ट ला रहे, लेकिन स्वतंत्रता के समय हम भी कुछ संवैधानिक मूल्यों का विकास कर रहे थे। जैसे हमारी नेहरू रिपोर्ट आती है, उसमें जो 1909 और 19 के जो 1935 का संविधान वो आया था ना, साइमन कमीशन वाला 1935 का, तब हमारे नेताओं ने मिलकर एक संविधान का खाका प्रस्तुत किया था। ठीक है, जब आज़ादी के दौर में हमारे नेता बता रहे थे कि शासन कैसा होना चाहिए, उन चीज़ों को भी हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो वो स्वतंत्रता के दौर वाला जो है इसमें आ जाएगा। ठीक, चलो तो जब हम ब्रिटिश शासन के समय में देखते हैं अपने संविधान का विकास, तो उसमें हमको 2 चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो ब्रिटिश शासन का जो काल है, जो शासन है भारत में 2 प्रकार से रहा है। एक कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में रहा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, उसको हम 1773 से 1857, मतलब 1773 में पहला चार्टर एक्ट वो लेके आते हैं। उसके बाद से जब तक भारत में 1857 की क्रांति नहीं होती है, तब तक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन रहता है। और उसके बाद जब पता चलता है कि भाई इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया है, इतनी बड़ी क्रांति हो गई है 1857 की, तो कहीं ना कहीं भारत का जो है शासन उनके हाथों से निकलने ही वाला था, अंग्रेजों के। और हो सकता है अगर थोड़ा जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां नहीं होती तो हम 1857 में भी आज़ाद हो सकते थे, लेकिन ठीक है, उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। तो जो ताज है, जब उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को खत्म करके सारा शासन का भार जो है अपने ऊपर, मतलब संसद और रानी के हाथों में आ गया था, तब के विकास के बारे में बात करेंगे। तो जब कंपनी शासन कर रही थी भारत में 1773 से लेकर 1857 तक, तब उसने बहुत सारे हमारे भारत को चलाने के लिए, भारत को रूल करने के लिए उसने बहुत सारे जो है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट लेके आए। उनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे, क्योंकि हम उसका जो डेवलपमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको देख रहे हैं, तो ये अपने सिलेबस का भाग है, इसलिए अपने को उनको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो जब जो है अपनी कंपनी ने कौन कौन से एक्ट लेके आई थी उनके बारे में देखते हैं। एक तो सबसे पहले लेके आए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भारत को कंपनी अपने माध्यम से कैसे चलाना चाहती है, उसके लिए पहला उन्होंने लिखित जो एक्ट लेके आए थे उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोला गया। ऐसे अगर देखें तो सबसे पहली बार कंपनी को जब गठित किया था महारानी के द्वारा, तब सन 1600 में कंपनी रानी के द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था कि कंपनी जाके भारत में व्यापार करे। उसको भी कुछ लोग जो है पहला एक्ट मान लेते हैं कि रानी ने कंपनी को दिया था, लेकिन चूंकि वो भारत में शासन करने के लिए नहीं था, व्यापार करने के लिए नहीं था, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो हम इसको पहला एक्ट मानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको सेटल करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए थे 1781 में। ठीक, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो वहां जो शासक थे पिट्स थे, उन्हीं के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। ठीक, चलो फिर आया चार्टर एक्ट 1813 का, फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 का, और फिर एक चार्टर एक्ट 1853 का। इतने में कंपनी 1853 के बाद 57 में क्रांति होती है और कंपनी जो है अपना कंपनी का सारा कार्यभार सरकार जो वहाँ की गवर्नमेंट रहती है वो अपने ऊपर ले लेती है, संसद के माध्यम और रानी के माध्यम से भारत का शासन यहाँ चलाया जाता है। तो कंपनी के शासन में ये एक्ट आए और इनके द्वारा भारत को गवर्न किया गया, और इनके जो तत्व थे वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं चीजों के माध्यम से हम लगभग 200 वर्षों तक शासित हुए थे। तो चूंकि वो उनकी मानसिकता अलग थी अंग्रेजों की भारत को शासित करने के प्रति, लेकिन चूंकि जब हम आजाद हुए तब हमने इन एक्ट को अपनी प्रकृति के माध्यम से, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जरूरी था, यहाँ के शासन को चलाने के लिए जो चीजें जरूरी थी, केवल उन्हीं चीजों को हमने यहाँ लिया है।
ठीक है, चलो ये हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तब जो पूरा शासन है वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश रानी के हाथ में आ गया, और वहां की संसद यहाँ कानून बनाने लगी। तो इनको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। इन 1853 तक जो आए हैं इनका नाम क्या था, चार्टर एक्ट, क्योंकि ये कंपनी चार्टर के माध्यम से लेके आती थी। लेकिन जब क्राउन के हाथों में शासन गया तब उनको क्या कहा गया, भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम कहा गया। दो चीजें याद रखना, ठीक है, भारत शासन अधिनियम बोलेंगे या फिर भारत परिषद अधिनियम बोलेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बोलेंगे या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट बोलेंगे उनको, ठीक, समझ गए। चलो, तो जो क्राउन का ताज आ गया था, रानी के अधीन शासन आ गया था, तब हमारे सबसे पहला एक्ट लेके आए थे 1857 की क्रांति के बाद 1858 का। इसमें क्या किया गया, उन्होंने जो गलतियां उनके द्वारा की गई थी 1857 से पहले कि जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति हुई, उन गलतियों को यहाँ कम किया गया। जैसे 1857 से पहले अंग्रेज जो है भारत को बहुत ज़्यादा बदलना चाहते थे, भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को, जो परंपराएं, भारतीय परंपराएं, उनको बदलना चाहते थे। तो ये सब करना उन्होंने बंद कर दिया। जब 1857 की क्रांति हुई वो समझ गए कि भारत का जो है शासन है उनके हाथों से जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे भारत के समाज में हस्तक्षेप करना, धर्म संस्कृतियों को बदलना, ये सब उन्होंने बंद कर दिया कि भाई हमको केवल शासन करना है, अब हम जो है ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल पैसा कमाएंगे, ठीक है। चल, तो भारत शासन अधिनियम 1858 पहला आया था। फिर 1861 का आया भारत शासन अधिनियम, 1892 का अधिनियम आया, 1909, 1919 और 1900 भारत, ये 1909 ये डबल हो गया, 1909 का, 1919 का और 1935 का अधिनियम, और जिससे हम आज़ाद हुए 1947 का अधिनियम, ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रमुख रूप से लाए गए थे, ठीक है, जिनके द्वारा हम गवर्न होते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने को वैसा बहुत याद नहीं करना है, ये हर 20-20 साल के अंतर्गत आए हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, केवल एक सन पढ़ लो और उसी के आसपास लगभग 20 साल के अंतर में ये सारे एक्ट आए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, ठीक। इनके बारे में जो आ सकता है कि भाई 2 नंबर के या 7 नंबर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रहेगा केवल वो देख लेंगे। देखो 7 नंबर में ये सब ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर गलती से कभी आया तो 1909 का अधिनियम आ सकता है, 19 का और 35 का, बस बड़े में। बाकी ये चीज़ें जो है केवल 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको वैसे ही 2-3 फैक्ट इनके बारे में याद रखें, इतना अपने लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो चलो, सबसे पहला एक्ट आता है जब कंपनी लेके आती है भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेट करने के लिए आया था भारत को कि कंपनी भारत के व्यावसायिक संबंधों को किस तरह से रेगुलेट करेगी, उनको इस एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, केवल वही याद रखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इसको याद रख लो कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से पहली बार की गई थी। 1773 में आया, इसके तहत 1774 में पहली बार, 1774 में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ बना। कहाँ बना था, ये कलकत्ता में बना था, ठीक। चलो, जिसके प्रमुख जो सीजेआई थे या जिनको चीफ जस्टिस कहते हैं वो कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अन्य जस्टिस का नाम याद नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो। तो एलिजा इम्पे प्रमुख थे, इनका नाम आपको याद रखना है, हो सकता है 2 नंबर में ये आ जाए, है ना, ठीक। लिमेस्टर थे, हाइडस्टर थे और चैम्बर्स थे, ये 3 मतलब कुल 4 लोग थे। कितने, क्या व्यवस्था हो गई इसमें, 3 की व्यवस्था हो गई थी, यहाँ 1+3 की, एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था हमने अपने जो अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता में उसमें कर दी थी, ठीक है। और इसके द्वारा पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी कंपनी की 1600 से लेकर 1773 तक, इसमें जो व्यवस्था थी उसमें गवर्नर होते थे, जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उनकी, जैसे बंगाल हो गई, मद्रास है, जो अपना बम्बई वाला एरिया है उसमें, तो ये थी। इसमें गवर्नर जनरल नहीं थे, केवल क्या थे, गवर्नर थे। तो पहली बार गवर्नर जनरल का पद जो है यहाँ सृजित किया गया, ये आपको याद रखना है। और किसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, आपको याद होगा प्रीलिम्स में पढ़ा था, वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक। चलो, ओके, तो याद रखना। और चूंकि ये देखो गवर्नर जनरल आप कहाँ बैठता था, कलकत्ता में, बंगाल में,
तो बाकी जो थे बंबई का, मद्रास का, इन गवर्नर जनरलों को, जो कलकत्ता में गवर्नर, ये वाले गवर्नर थे और इनका जो गवर्नर जनरल था, इनको इनके अधीन ले आया गया। मतलब कलकत्ता का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया और बाकी गवर्नर हो गए जो कलकत्ता वाले गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। ठीक, समझ में आ गई यहां तक बात? तो एक पॉइंट ये याद रखो, एक याद रखो, एक आध और रख लो कि इसमें गवर्नर जनरल हो गया था। अब उसकी परिषद बनाई गई और उस परिषद में 4 सदस्य बनाए गए। अभी अकेला था, अब उसकी परिषद बना दी गई ताकि वो कानूनों का निर्माण कर सके और अपने शासन को कैसे चलाना है उसके बारे में जो है वो इन लोगों से सलाह मशवरा कर सके। ठीक है, चलो। और निजी व्यापार उपहार पर रोक लगा दी गई कि जो कंपनी के कर्मचारी आते थे वो अपना खुद का अलग से व्यापार ना करें, कंपनी का जो व्यापार चल रहा है उसी को करें और जो अलग से व्यापार ना करें। और क्या होता था, जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे या वहाँ के राजा, जो अपने स्थानीय राजा थे, उन लोगों से कुछ जो है आपसी बातचीत करके उनसे बड़े बड़े उपहार ले लेते थे उनको कुछ छूट देने के लिए। तो उन्होंने उस पर भी रोक लगा दी कि निजी व्यापार नहीं होगा और तुम यहाँ के लोग हैं उनसे कोई उपहार या जो गिफ्ट है वो नहीं लेंगे। तो ये 3 प्रमुख व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है बेटा, तो इनको याद रखना है ना। चलो, है ना, चलो ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए केवल आपको रेगुलेटिंग एक्ट अगर कभी गलती से आया तो 2 नंबर के हिसाब से आएगा। 2 नंबर के हिसाब से कम 2 पॉइंट और एक आध एक्स्ट्रा में 3 पॉइंट याद कर लो, इतना आपको पर्याप्त है। कि कभी आ जाए तो हमको बस बन जाना चाहिए, हम उसके बारे में 2 लाइन लिख दें, हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि यार पता चले कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और हमको कुछ उसमें बन ही नहीं रहा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलो। फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आया 1781 का। मतलब ये 3 साल ही बाद आया गया था कि कुछ गलतियां वो कर रहे थे या कुछ गलतियां उनके रेगुलेटिंग एक्ट में हो गई थी, रह गई थी, उन चीज़ों को यहाँ उन्होंने पूर्ति कर दी। कौन कौन सी? तो जो न्यायालय आदेश देता था, वो जो इंग्लैंड में शासन व्यवस्था चलती थी, न्याय व्यवस्था चलती थी, जो जुडिशियरी इंग्लैंड में थी, यहाँ भी उन्होंने वही लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह हुआ कि भारतीय लोग जो है उससे नाराज होने लगे। तो जो न्यायालय आदेश देता था, जो निर्णय देता था, उसमें उन्होंने भारत के रीति रिवाज और उनके माध्यम से कैसे शासन चलाया जाता है, क्या न्याय का दंड होना चाहिए, उसको जो है यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये उस समय तक भारत की जो जैसे शासन व्यवस्था मोटी मोटी चलती थी हमारे धर्म शास्त्रों के माध्यम से, थोड़ा बहुत मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या जो अन्य स्मृति हमने पढ़ी थी, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ ध्यान रखा जाने लगा। कंपनी परिषद को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब जो कंपनी की परिषद थी वो उसके केस इस न्यायालय में नहीं सुने जाएंगे, मतलब वो अपना अंदर का मामला जो है देख लेंगे, न्यायालय केवल भारतीय मामलों तक सीमित कर दिया गया। ये आपको याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, इसको और देख लो। इंपॉर्टेंट, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है ना, पिट्स क्यों रखा गया? क्योंकि वहां के शासक का नाम इस समय पिट्स था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया उसको। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1773 के बाद ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये 2 नंबर में कहीं आ जाए, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो। राजनीति और जो व्यापारिक या प्रशासनिक काम थे, एक तो कंपनी अभी 2 काम करने लगी थी, एक राजनीतिक काम भी कर रही थी, सहायक संधि, सुरक्षा संधि, इनके माध्यम से कर रही थी काम, और दूसरा जो अपने व्यापार चल रहा था उसके माध्यम से व्यापारिक प्रशासनिक काम चल रहे थे। तो उन दोनों को बोले कि अब हम 2 अलग अलग बोर्ड्स बनाएंगे और एक जो है राजनीतिक काम करेगा और एक जो है प्रशासनिक या व्यापारिक काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो राजनीतिक काम था, उनका पॉलिटिकल जो सिस्टम पूरा चलाना था, उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया कि इसके माध्यम से सारे जो पॉलिटिकल काम होंगे वो सब इसी के माध्यम से करेंगे, और जो व्यापारिक काम होंगे उनको कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से किया जाएगा कि एक डायरेक्टरों का कोर्ट बनाया जाएगा, उसके माध्यम से वो सारे काम जो व्यापारिक काम है वो किए जाएंगे, और जो राजनीतिक काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक, चलो। और परिषद की जो सदस्य संख्या हमने देखा कि 1773 में परिषद बनाई गई थी, उसमें 4 सदस्य थे, तो उनकी सदस्य संख्या कितनी गई? 3 कर दी गई। क्यों कर दी गई? देखो, कारण क्या रहता है कि 4 सदस्य अगर कहीं है और किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है, तो क्या होगा कि उसमें 2 सदस्य एक साइड हो गए, 2 सदस्य एक साइड हो गए, तो पता चला अब निर्णय ही नहीं हो पाया।
तो उन्होंने कम करके इसको कितना कर दिया, 3 कर दिया, ताकि अगर कभी निर्णय की स्थिति आए तो बराबर की स्थिति ना आए, कम से कम हाँ या ना में कोई निर्णय निकल पाए। ठीक, तो ये कर दिया गया था। ओके, चलो फिर आता है अपना, तो ये 2 पॉइंट्स आपको कंठस्थ इसके याद करने हैं, क्योंकि ये अगर सीधा आ गया तो आप बिल्कुल जो है उसमें 2 नंबर का लिख पाए। ठीक, और देखो अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप पीपीटी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे अपन। उसका कारण है कि आपको मुझे यहाँ अपनी आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग भी आपको बतानी है। तो जब आप मेंस लिखेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा कि आपकी पिक्चराइजेशन जो है माइंड में कैसा हो रहा है। तो देखो इसके माध्यम से आप देखो ऐसा लिखोगे तो कितना बढ़िया लग रहा है ये। ठीक है, चेक करने वाले को बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और खुशी खुशी से जो नंबर है आपको, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको दे देगा। नहीं तो कई बार बहुत मेसी सा हो जाता, पता चला ये लाइन बनी हुई है, 1 2 3 ऐसे लाइन बनी हुई है, हमने ऐसा सीधा सीधा लिख दिया तो उसको बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो पता चले कि पॉइंट तो 2 ही लिखे थे, लेकिन उसको मजा नहीं आया इसमें और उसने 1 नंबर दे के वो आगे बढ़ गया। लेकिन हमको यहाँ ध्यान रखना कि 2 में से जो है 2 नंबर ही चाहिए। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक, चलो ओके, अब आता है चार्टर एक्ट 1813 का। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप लोग ध्यान रखना है इसको। ठीक, चलो, तो जो चार्टर एक्ट 1813 का आया, इसमें अब अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं भारत की धर्म संस्कृति ब्रिटिशर से अलग थी, तो वो यहाँ भी भारत में वैसा ही माहौल चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं भारत को एक हिंदू सभ्यता से एक क्रिश्चियन ईसाई सभ्यता में परिवर्तित कर सकें। तो उन्होंने इसके लिए जो ईसाई मिशनरीज होते थे उनको बोल दिया कि जाओ भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाओ, उनको अपने धर्म में इन्फ्लुएंस करके बदलो। तो उन्होंने उनको धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी कि जाओ तुम धर्म जो है प्रचार करो और लोगों को कन्वर्ट करो। ठीक, तो ये कब किया था, 1813 में किया था। और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की उन्होंने बात की थी कि हम भाई शिक्षा के लिए काम करेंगे और जो है 1 लाख रुपए तक खर्च कर देंगे। लेकिन बाद में हालांकि उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, प्रावधान था, तो एक चीज याद रखी जा सकती है। और कंपनी का जो चाय का और चीन से जो व्यापार होता था उसको छोड़कर सारे व्यापारिक एक अधिकार खत्म कर दिए गए। इसका क्या मतलब है व्यापारिक एक अधिकार का? अभी तक क्या हो रहा था इस एक्ट से पहले तक कि भारत से और भारत जिन देशों से बाहर व्यापार करता था उनको करने का केवल एक ही संगठन के पास अधिकार था, कंपनी के पास। ठीक, लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया कि इसके द्वारा अब बोल दिया कि केवल तुम्हारा चाय का व्यापार और चीन से व्यापार केवल कंपनी करेगी, बाकी का व्यापार कोई भी ब्रिटिश की अन्य कंपनी, अन्य संस्था, अन्य व्यक्ति कोई भी कर सकता है। तो केवल चाय का और चीन से व्यापार जो होता था, जिस भी चीजों का होता था व्यापार, अफीम का, रेशम का, ये सारा व्यापार, तो वो व्यापार अब केवल कंपनी करेगी इन 2 क्षेत्रों में। बाकी अधिकार जो है उसके एक अधिकार से खत्म कर दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो, तो कैसा लगा अब थोड़ा बता दो, मेंस के हिसाब से अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हो सकता है मेरी कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही हो तो क्या हमको सुधार करना चाहिए, ये आप लोग बता सकते हैं, हम उनके हिसाब से काम करेंगे। ठीक, ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, बाकी आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ठीक, चलो बताओ, किसी कोई समस्या है? समझ में आया? ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं था मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ प्रिया, सर आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। और बेटा बताओ, बाकी लोग जितने ऑनलाइन हैं, किसी को कोई समस्या है? बाकी सही चल रहा है? ठीक है, चलो, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। हाँ नेहा, बहुत बढ़िया, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। चलो हाँ बेटा, किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बता दें तुरंत, अपन है ना उसको देख लेंगे। ठीक, हाँ ओके, हाँ देवेंद्र, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, मेंस का और प्री का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, चीजें आपको याद करनी है, लेकिन किस फॉर्म में करनी है कि पहले समझना है, ठीक है, चीजों का पिक्चराइजेशन करना है, और उसके बाद जो है हमको उन चीजों को याद करना है। ठीक, समझ गए? उमा क्या बोले सर, आंसर राइटिंग कैसे करें? हाँ देखो, आंसर राइटिंग अपन कोशिश करेंगे कि रोज क्लास के साथ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है,
और आप रोज मेरे को यहाँ लिख के लाएंगे, मैं बता दूंगा कि उनमें कैसे लिखना था। ठीक, चलो आज अब मैं कल से आपको क्वेश्चन दूंगा, 2-4 क्वेश्चन अपन रोज लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और कैसे लिखना है उमा, इसके बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इस टाइप से आपको करना है कि जो सीधा लाइन में बिल्कुल लीनियर दिया है, अपने को वैसा नहीं करना है, अपने को थोड़ा उसमें उसको अट्रैक्टिव दिखाना है। अपने को याद है, ठीक है, अपने को चीजें प्रेजेंट करनी है तो उस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाना है। देखो अभी तो अपन ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के माध्यम से वो चीजें यही बताऊंगा कि वो ऐसे लिखी जा सकती हैं। तो अपन ये नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ये जो मैं लिखा है ना ये आपको मिलेगा। तो आप इन चीजों को खुद भी ये अपने आप प्रिंट निकाल के रख लेना अपने पास, और जब आप लिखें तो ऐसे ही लिखने की कोशिश करें जिससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो पाएगी। ठीक है उमा, तो बिल्कुल अपन आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में और विस्तृत अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना कि अपना फॉर्मेट अट्रैक्टिव होगा, अपन प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे और चीजें समझने पर याद करने पे काम करेंगे, क्योंकि मेंस केवल 2 ही चीजों का है, समझने का और लिखने का। ठीक, बाकी याद तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो चीजें याद कर लेता है तो एक तो याद करने वाला फैक्टर, समझने वाला और बहुत अच्छे से लिखने वाला। ठीक, चलो हाँ देवेंद्र, ठीक है, चलो हाँ बेटा, और कोई दिक्कत आए तो सब बता देना। बाकी बहुत बढ़िया आप लोग, तो अब आप लोग जुड़े हैं तो इससे ये फायदा रहेगा कि आप लोगों को तो कुछ चीजें अपन ने बेसिक से समझा चुके हैं। ठीक है सर, हिंदी में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं? इंग्लिश अगर हाँ आपका हिंदी मीडियम है तो कुछ नहीं, जैसे मान लो कि आपको कोई शब्द है जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो वर्ड ऑफ कंट्रोल को कैसे, अगर ऐसे ऐसे तो नहीं लिखना है आपको इंग्लिश में, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं देवनागरी में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ, ओके, ऐसा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दो, बढ़िया, ऐसे देवनागरी में लिखेंगे तो सही हो जाएगा, कोई वहां कोई दिक्कत नहीं आती, उन लोगों को मान जाएंगे वो प्रिय, है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई समस्या आए तो बता देना, बाकी ठीक है, ऑल ओके। चलो थैंक यू, है ना बेटा। ठीक है, और क्लासेस सारे सब मतलब हमारी अभी 5-6 सब्जेक्ट की लग रही है, और भी आगे हर सब्जेक्ट का कोशिश की है कि अलग अलग लोग पढ़ाएं, तो आपको जो भी दिक्कत आएगी हम सबका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।